हमारे बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन हमारी खुशियों और सपनों को पूरा करने में लगा दिया। अब वक्त है कि हम उनके लिए खड़े हों। उनकी पेंशन सिर्फ उनका हक नहीं, उनकी मेहनत का सम्मान और उनके जीवन का सहारा है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है और उनके हक के लिए हमारी इस मुहिम को मजबूत बना सकता है। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को हर जगह फैलाएं और 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आपका यह छोटा कदम उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए साथ मिलकर उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा दिलाएं जिसके वे सच्चे हकदार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा फर्ज है। EPS 95 पेंशन वृद्धि, श्रम मंत्री से वादे को निभाने की मांग। NAC की बैठक में हायर पेंशन पर सवाल। भारत में पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में श्रम मंत्री ने EPS 95 पेंशन योजना में वृद्धि का वादा किया है, जिससे पेंशन भोगियों में उम्मीद जगी है। यह वादा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कम पेंशन राशि के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस लेख में हम EPS 95 पेंशन योजना, श्रम मंत्री के वादे और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम NAC की बैठक में उठाए गए सवालों और हायर पेंशन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। आइए जानें कि यह वादा कैसे पूरा हो सकता है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। EPS 95 पेंशन योजना, एक परिचय। EPS 95, जिसे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। आइए इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें। विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन स्कीम 1995, EPS 95। लॉन्च वर्ष 1995। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। पेंशन की गणना आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50%। अधिकतम पेंशन 500 प्रति माह। वर्तमान में प्रबंधन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से EPS 95 योजना ने वर्षों से लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित किया है, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में कई लोग इसे अपर्याप्त मानते हैं। यही कारण है कि पेंशन वृद्धि की मांग लगातार बढ़ रही है। श्रम मंत्री का वादा, क्या है प्रस्ताव? श्रम मंत्री ने हाल ही में EPS 95 पेंशन योजना में वृद्धि का वादा किया है। यह वादा निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। वर्तमान अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर एक उच्च राशि करने का प्रस्ताव। न्यूनतम पेंशन गारंटी। सभी पेंशन भोगियों के लिए एक न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करना। पेंशन फॉर्मूला में संशोधन। पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव। डियरनेस अलाउंस DA का समावेश। पेंशन राशि में DA को शामिल करने का विचार। यह वादा पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वर्तमान में कम पेंशन के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। NAC की बैठक, हायर पेंशन पर सवाल। नेशनल एडवाइजरी कमेटी NAC की हालिया बैठक में EPS 95 पेंशन योजना और हायर पेंशन के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में उठाए गए कुछ प्रमुख सवाल और चिंताएं इस प्रकार हैं। वित्तीय व्यवहार्यता। क्या EPFO के पास पेंशन वृद्धि के लिए पर्याप्त धन है? लाभार्थियों का दायरा। हायर पेंशन किन लोगों को मिलेगी और किन मानदंडों के आधार पर? प्रभाव मूल्यांकन। पेंशन वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्यान्वयन की चुनौतियां।
बढ़ी हुई पेंशन को लागू करने में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं? न्यायिक निर्णयों का पालन, सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए? इन सवालों के जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण है ताकि एक व्यावहारिक और न्यायसंगत पेंशन वृद्धि योजना तैयार की जा सके। पेंशन वृद्धि की आवश्यकता क्यों है जरूरी? ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि की मांग लंबे समय से चल रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। मुद्रास्फीति, बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त हो गई है। जीवन स्तर में सुधार, पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की आवश्यकता। स्वास्थ्य खर्च, बुजुर्गों के लिए बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करना। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। आर्थिक असमानता, पेंशन भोगियों और वर्तमान कर्मचारियों के बीच की खाई को कम करना। इन कारणों को देखते हुए पेंशन वृद्धि न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक भी है। पेंशन वृद्धि के संभावित मॉडल। श्रम मंत्री के वादे को पूरा करने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख विकल्प हैं। फ्लैट रेट वृद्धि, सभी पेंशन भोगियों के लिए एक समान राशि की वृद्धि। प्रतिशत आधारित वृद्धि, मौजूदा पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत बढ़ाना। स्लैब आधारित वृद्धि, विभिन्न पेंशन श्रेणियों के लिए अलग अलग वृद्धि दरें। इंडेक्सेशन, पेंशन को मुद्रास्फीति या न्यूनतम मजदूरी से जोड़ना। हाइब्रिड मॉडल, उपरोक्त विकल्पों का मिश्रण। प्रत्येक मॉडल के अपने फायदे और नुकसान हैं। सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करके एक संतुलित निर्णय लेना होगा। वित्तीय प्रभाव और फंडिंग चुनौतियां। पेंशन वृद्धि का वित्तीय प्रभाव एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। ईपीएफओ पर बोझ, बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने के लिए ईपीएफओ के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। सरकारी सब्सिडी, क्या सरकार को अतिरिक्त धन प्रदान करना पड़ेगा? नियोक्ता का योगदान, क्या नियोक्ताओं से अधिक योगदान की आवश्यकता होगी? कर्मचारी योगदान, क्या कर्मचारियों को अधिक योगदान देना पड़ेगा? निवेश रणनीति, ईपीएफओ को अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों का समाधान ढूंढना आवश्यक है ताकि पेंशन वृद्धि दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ हो। कानूनी पहलू और न्यायिक निर्णय। पेंशन वृद्धि के मामले में कई कानूनी पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पिछले न्यायिक निर्णयों का पालन करना। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार के तहत उचित पेंशन का अधिकार। श्रम कानून, मौजूदा श्रम कानूनों के साथ तालमेल बिठाना। अंतर्राष्ट्रीय मानक, आईएलओ के दिशा निर्देशों का पालन करना। समानता का सिद्धांत, सभी पेंशन भोगियों के साथ न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित करना। इन कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट्स। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के संबंध में श्रम मंत्री के वादे और संबंधित मुद्दों पर आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं लिए गए हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले नवीनतम सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। यह लेख किसी भी कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है।